एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग का टॉपिक हम कर रहे थे और बैंकिंग के टॉपिक के अंदर क्रेडिट क्रिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है ये क्रेडिट क्रिएशन? अगर मैं सिंपल बहुत ही बेसिक आपको समझाना चाहूं कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, तो मान लो एक कमर्शियल बैंक के पास 2000, एग्जांपल हम डिटेल में करते हैं बाद में, मान लो कमर्शियल बैंक के पास 2000 रुपीज डिपॉजिट होते हैं, तो इस 2000 का मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट क्रिएट कर देता है बैंक। ठीक है, जैसे 2000 के आप मान लो कि 2000 के डिपॉजिट में से बैंक जो है हो सकता है 10,000, हो सकता है 20,000, मतलब डिपॉजिट एक ही आया 2000, लेकिन उसके रिजल्ट में इतनी क्रेडिट क्रिएशन हो जाती है सिर्फ 2000। ये एक रॉ एग्जांपल है। उसके बाद अब हम डिटेल में करेंगे भैया ये होता कैसे है। कह तो दिया मैंने बड़ा सारा, जादू थोड़ी ना है, कोई मैजिक थोड़ी ना है कि 2000 आए, 2000 से 20,000, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, वो हम करेंगे कैसे। बट एक रॉ सा एग्जांपल है आपके लिए कि 2000 का 10,000 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सम सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस। तो वो हम कंडीशंस जो है अब हम डिस्कस करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, क्रेडिट मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं के से। आरआर मींस रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है ना, हमने किया था रिजर्व मेंटेन करना होता है एक कमर्शियल बैंक को, राइट। तो ये होती है रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब मल्टीप्लायर का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज को नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर देना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। जब हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब ही क्या है कि क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर देना, क्रेडिट को सम नंबर ऑफ टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स उसको इंक्रीज कर देना। ठीक है, इसको तो कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, एक टर्म है। अब ये क्रेडिट मल्टीप्लायर टर्म किसके ऊपर बेस्ड है? इस रिजर्व रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है किसी कंट्री में एलआरआर हो सकती है, किसी कंट्री में सीआरआर हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री, इकोनॉमी टू इकोनॉमी, राइट। इंडिया में जो हम रिजर्व रिक्वायरमेंट लेते हैं एग्जांपल के लिए, बेसिकली कैश रिजर्व रेशो ही लेते हैं। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होता है कि मल्टीप्लायर हमारा क्या होगा, राइट। अब इसका फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो, K इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो अगर मान लो रिजर्व रिक्वायरमेंट हमारी 10% है, तो 1 अपॉन 10% मींस 100 अपॉन 10 टाइम्स, मींस जितना भी पैसा इनिशियली बैंक में डिपॉजिट होगा वो 10 टाइम्स हो जाएगा, उससे मनी क्रिएशन 10 टाइम्स हो जाएगी। मींस अगर हमने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया बैंक में इनिशियली, किसी ने भी इनिशियली बैंकिंग स्ट्रक्चर में 1000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट किया, वो 1000 का कितना हो जाएगा, कितनी मनी क्रिएशन हो जाएगी, कितनी क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगी? 10 टाइम्स, यानी कि 10,000, 1000 से 10,000। अब कैसे होगा? मैजिक से तो नहीं होगा। एक टर्म हमने कर ली, फर्दर हम इस प्रोसेस को समझेंगे। पहली असम्पशन आपकी 20,000 के प्राइमरी डिपॉजिट हुए, सेकंड असम्पशन 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट है इसलिए मल्टीप्लायर आ गया 10। लास्ट जो असम्पशन है आपकी कि जो भी लोन मतलब सेकेंडरी डिपॉजिट, आपको पता है कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन होता है टू एडवांस लोन्स। तो जो भी बैंक लोन देगा वो कैश में नहीं देगा, क्या करेगा? अकाउंट ओपन करके देगा, जिस भी पर्सन को वो लोन देगा। और ये माना जाता है कि जिस भी पर्सन के पास जो भी ये प्राइमरी डिपॉजिट का पैसा है 20,000, या लोन भी दिया फर्दर बैंक ने किसी को, वो जो पैसे अकाउंट में पड़े होते हैं, चाहे वो प्राइमरी डिपॉजिट में पड़े हो, किसी पर्सन ने कराए होंगे, चाहे वो सेकेंडरी डिपॉजिट में एज अ लोन दिया हो, किसने? बैंक ने किसी पर्सन को, राइट। तो वो सारे ही पैसे क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट होते हैं। मींस जब कोई पर्सन चाहता है तो उसको विड्रॉ कर सकता है। जब भी जिस पर्सन ने वो डिपॉजिट कराए या जिस पर्सन के पास लोन दिया है आपने, वो पर्सन कभी भी उसको जो है विड्रॉ कर सकता है। अब हम फर्दर प्रोसेस को डिटेल में करते हैं कि एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई हो कैसे जाता है, ये समझना हमने।
तो इनिशियली क्या था, 20,000 किसी कस्टमर ने डिपॉजिट कराए बैंक के अंदर, तो वो हो गए प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट्स। अब इनिशियल डिपॉजिट्स आपके हो गए 20,000 के, रिजर्व रिक्वायरमेंट हमने की है 10% है, तो इस 20,000 का 10% जो है वो तो रिजर्व रखना पड़ेगा, यानी कि 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज जो है वो क्या करना रखने पड़ेंगे, बैंक को रिजर्व में रखने पड़ेंगे, मींस उसको तो वो टच नहीं कर सकता। बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 18,000। तो जो 18,000 रुपीज है वो बैंक फर्दर लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो बैंक क्या करेगा, जब बैंक लोन प्रोवाइड करेगा तो 18,000 के बैंक ने लोन प्रोवाइड किए, तो हमने किया ना, बैंक जो है कैश में नहीं देगा लोन, अकाउंट खोल देगा। अच्छा, प्राइमरी डिपॉजिट भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ये जो हमने लोन दिया ये भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं। क्यों, इनको भी कभी भी कस्टमर विड्रॉ कर सकता है, और इनको भी जिनको आपने लोन दिया, खोला तो आपने बैंक में अकाउंट, उनका अकाउंट में पैसे डाल दिए, लेकिन उस पैसे को, इस 18,000 को कभी भी वो विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम, और चेक भी इशू कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट भी, इसके अगेंस्ट भी। तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों ही डिमांड डिपॉजिट हैं। तो जो बैंक ने लोन दिया वो भी क्या हुआ, क्या हो गया, एक तरह से डिमांड डिपॉजिट हो गया। 20,000 इनिशियली आया था, 18,000 लोन की वजह से क्रिएट हो गया, तो ये 18,000 के क्या हो गए, और डिमांड डिपॉजिट आ गए बैंक के पास। अब बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट आ गए, तो बैंक क्या करेगा, इस डिमांड डिपॉजिट में से भी बैंक क्या करेगा, 10% उसको क्या करना पड़ेगा, 10% इसको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो यानी कि 1800 के रिजर्व मेंटेन करेगा बैंक। अब 1800 के अगर रिजर्व मेंटेन करेंगे तो लोन देने के लिए फर्दर कितना पैसा बचा, 16,200। ठीक है जी, ये 16,200 जो है ये भी क्या है, एक डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों, लोन खोला अकाउंट में, अकाउंट में लोन खोल दिया, तो पर्सन जिसके भी नाम पे, जिस भी कस्टमर के नाम पे वो अकाउंट है, वो कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता है, तो ये भी एक डिमांड डिपॉजिट हो गया। अब इस डिमांड डिपॉजिट का भी 10% जो है वो रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसका 10% रिजर्व मेंटेन किया, 1620। ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, आप ये देख रहे हो, इनिशियल 20,000 का जो डिपॉजिट है ये हर स्टेप में रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। जब तक ये रिड्यूस होकर पूरी तरह से फिनिश नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस जो है मल्टीप्लायर का चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है जी, अभी मैं प्रोसेस को फिनिश होने के बाद क्या सिचुएशन होगी वो डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स पे आते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जब ये सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि अभी तो मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता है ना कि मल्टीप्लायर कितना होगा, पहले असम्पशन से पता है, आर 10%, तो मल्टीप्लायर 10 टाइम्स, यानी कि 20,000 का 2 लाख बन जाएगा। ठीक है जी, जिसमें से जो है आपके 1,80,000 का तो आप जो है आपके डिमांड डिपॉजिट होंगे, और 20,000 का क्या होगा, रिजर्व। ठीक है जी, ये 10 टाइम्स हो गया इसका, इस रिजर्व, इसमें से 2 लाख में से 180 के तो वो होंगे आपके डिमांड डिपॉजिट, और 20,000 के क्या होगी, रिजर्व रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रोसेस का थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड स्टेज पे डिमांड डिपॉजिट कितने हैं, टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, तो सेकंड स्टेज पे टोटल डिपॉजिट आप 18,000 नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर का सारा टोटल कर दो, 20,000 प्लस 18,000, यानी कि 38,000 के डिमांड डिपॉजिट हो गए। वैसे ही थर्ड स्टेज में कितने हो गए, दिस प्लस दिस प्लस दिस। फोर्थ स्टेज में क्या हो गए, सारे ऐड करके। ऐसे ही ये स्टेजेस चलती रहेंगी, अल्टीमेटली ये 2 लाख कैसे हो जाएगा, इन सभी को ऐड करके 2 लाख आएगा, राइट। और सेकेंडरी डिपॉजिट भी आप कह सकते हैं, अगर आपको सेकेंडरी डिपॉजिट पूछे तो वो इनको ऐड करके आएगा। टोटल डिपॉजिट यहां से लेने हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट बोले तो इनका टोटल कर सकते हैं आप, राइट। फिर एक और चीज होती है, मैंने आपको बोला ना, जब तक ये 20,000 जो है एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, तो हमें कैसे पता होगा 20,000 जो है वो एग्जॉस्ट कैसे होगा,
कैसे पता लगेगा, कैसे चेक करते हैं? तो एक्चुअल में ऐसे चेक करते हैं, ये 20,000 था, 20,000 में से रिजर्व कितना बन गया? 2,000। तो कितना रह गया? 18,000। अब सेकंड स्टेज में देखें तो इनिशियल कितना है? देखो इसका फॉर्मूला होता है एक्सेस मनी निकालने का, एक्सेस मनी इनिशियल डिपॉजिट माइनस टोटल रिजर्व। तो ये इनिशियल डिपॉजिट तो 20,000 ही रहना है हमेशा, हर स्टेप में इनिशियल डिपॉजिट इज 20,000। रिजर्व रिक्वायरमेंट चेंज होगी, वो रिजर्व रिक्वायरमेंट कैसे चेंज होगी ये जरा ध्यान से समझना है आपने। ये 20,000 में से फर्स्ट टाइम तो रिजर्व रहा 2,000, तो 18,000 की एक्सेस मनी आपके पास बच गई और आपने वो यूज कर ली, राइट। सेकंड स्टेप में इनिशियल डिपॉजिट 20,000, लेकिन टोटल रिजर्व इन दोनों को ऐड कर, यानी कि 3,800। तो 20,000 माइनस 3,800, 16,200। ठीक है, तो एक्सेस मनी का फॉर्मूला ये होता है इनिशियल डिपॉजिट माइनस टोटल रिजर्व। अब आपको अगर फोर्थ स्टेज बोली होती तो इनिशियल डिपॉजिट 20,000 रहता, लेकिन रिजर्व रिक्वायरमेंट इन सभी को ऐड करके आएगी आपकी, ये आपने ध्यान रखना है। एक तरीका तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट को निकालने का ये है, ये टोटल रिजर्व निकालने का, कैसे टोटल करो। दूसरा तरीका क्या है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, वो क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। कितना होगा? 38 का 10% कर देते हैं, वो भी सेम ही आएगा, चाहे आप इसको ऐड करके देखो तो भी देखो 3,800 आ रहा है, और 38,000 का 10% करो तो भी 3,800 आ रहा है। बोथ मेथड्स आर राइट, पर ध्यान रखना कि ऐसे मत कर देना। थर्ड स्टेज बोली है तो 16 to 20 के रिजर्व मत ले लेना। एक्सेस मनी निकालनी है तो टोटल रिजर्व लेना है। टोटल रिजर्व इस टेबल में जहां बोला है उसके ऊपर वाले सारे ऐड करके निकालना है। अब एक्सेस मनी बच गई सेकंड स्टेज में, इसमें देखो 20 माइनस 38, 16,200 बच गई, एक्सेस मनी बची है तो आगे प्रोसेस चलेगा। ऐसे ही जब आपके ये 2 लाख हो गए डिपॉजिट्स, है ना, तो 2 लाख के अंदर जब आप ये सारा ऐड करोगे तो 20,000 हो गया। सारा का सारा इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 20,000, और रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कितनी होगी? 20,000। ये टोटल है सारे, तो ये टोटल रिजर्व कितने हैं? 20,000 के। तो लास्ट स्टेज में क्या हुआ? 20,000 इनिशियल वाली थी, 20,000 की रिजर्व रिक्वायरमेंट होगी, दोनों को माइनस किया 0, इसलिए प्रोसेस रुक गया। 20,000 का टोटल रिजर्व हो गया, 20,000 ही मेरे पास पैसा था, 20,000 का 20,000 जो कैश था वो तो यूज हो गया, तो इसलिए अब फर्दर प्रोसेस नहीं चलेगा। अब हम बैंक की जो है वो कंबाइंड बैलेंस शीट करेंगे कि इन ट्रांजैक्शंस के बाद जो भी हमने की कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी कैसे। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली 20,000 जो है वो डिपॉजिट आया बैंक के अंदर। तो इनिशियल जो 20,000 का डिपॉजिट आया वो क्या हो गया? कैश हो गया। बैंक के पास क्या आ गया? कैश आ गया 20,000 का। तो वो 20,000 जो है वो क्या हो गया? कैश डिपॉजिट हो गया, और बैंक का क्या हो गया? वो एसेट हो गया। बैंक का क्या हो गया? एसेट हो गया वो। अब इस 20,000 के अंदर क्या है? 18,000 तो जो है वो अमाउंट है जो फर्दर लोन्स में दे सकते हैं, और 2,000 जो है वो क्या है? रिजर्व है, क्योंकि रिजर्व कितना है? 10% का रिजर्व है। जो कैश जो ये 20,000 आया है ये अपना तो है नहीं, किसी कस्टमर ने डिपॉजिट कराया था, वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, तो इसलिए लायबिलिटी बन गई प्राइमरी डिपॉजिट। कितने हैं प्राइमरी डिपॉजिट आपके? 20,000 के। पर्सन ने तो 20,000 कराया ना, रिजर्व मेंटेन करना तो बैंक की जिम्मेवारी है, तो वो तो अपने 20,000 के 20,000 जो है वो जब भी मांग लेगा तो आपको देने पड़ेंगे। तो 20,000 जो है हमने क्या कर दिया? उसको प्राइमरी डिपॉजिट में डाल दिया। अब जब बैंक ने लोन दिया, फर्दर किया ना, 2,000 तो आप टच नहीं कर सकते, 2,000 तो आप टच भी नहीं कर सकते, रिजर्व है। 18,000 के लोन दे दिए। जैसे ही बैंक ने लोन दिए लोगों को, किसी और को दिए, किसी और को बैंक ने लोन दिया, तो वो लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। कितने हो गए? 18,000 के। अब 18,000 के जो लोन्स दिए बैंक ने वो बैंक के एसेट है, क्योंकि कल को पैसा जो है वो वापस आएगा। लेकिन
वो जो 18,000 है वो जिसको भी लोन दिया, राम को, श्याम को, ए को, बी को, सी को, डी को, किसी को भी किया, वो क्या कर सकता है, उसको कभी भी विड्रॉ कर सकता है। तो क्या है ये सेकेंडरी डिपॉजिट, लायबिलिटी, 18,000 की लायबिलिटी क्रिएट होगी। ऐसे ही फर्दर जाएंगे, फिर लोन्स एंड एडवांसेस कितने देने पड़े, ये 18,000 में क्या है, 18,000 में 16,200 फर्दर क्या है, कैश है, प्लस जो 1800 का क्या है, रिजर्व है। इसका 10% रिजर्व हो गया। अब इस 18,000 पे जो फर्दर हम लोन दे सकते हैं, फर्दर लोन कितना दे सकते हैं, फर्दर लोन जो है वो 16,200 दे सकते हैं। और लोन्स एंड एडवांसेस एसेट है, इस साइड पे 16,200 क्या आ जाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है जी, ऐसे करके ये बैलेंस शीट चलती रहेगी और एंड में यहां भी 2 लाख आ जाएगा और यहां भी 2 लाख आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, जब हम प्रोसेस कर रहे थे तो 20,000 का ब्रेकअप कर रहे थे, अब 20,000 में ही कैश भी पड़ा है और रिजर्व भी पड़ा है। सिमिलरली 16,200 में ही के अंदर ही सेकेंडरी डिपॉजिट भी है फर्दर जो हम दे सकते हैं, प्लस रिजर्व भी है इसी 1600 के अंदर ही। ऐसे करके प्रोसेस चलता रहेगा और एंड में दोनों ही साइड पे 2 लाख आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है।